जय हिंद एवरीवन, मैं ज्योति नकपुरे लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है आज क्या है, टीचर्स डे है ना। तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं उन सभी टीचरों को जो ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, उन सभी टीचरों को सबसे पहले बधाई दूंगी कि हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस की आप सभी टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर लक्ष्य एकेडमी के पूरे स्टाफ, चाहे ऑफलाइन पढ़ाने वाले हो ऑनलाइन पढ़ाने हो, इन सभी को भी मैं ऑनलाइन माध्यम से क्या करूंगी कि बधाई दूंगी कि शिक्षक दिवस की आप सभी टीचरों को क्या हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, इसी के साथ में मुझे दो लाइन याद आ गई क्या, कि पत्थर की बंदी से भी क्या नदियां बहती ना रुक जाती है क्या, पत्थर की बंदी से भी क्या बहती नदियां रुक जाती हैं, हालातों की धमकी से भी क्या अपनी नजरें झुक जाती हैं, हालातों की धमकी से भी क्या अपनी नजरें झुक जाती है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम क्या करेंगे कि पीवाईक्यू लगातार कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है टॉपिक वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। कहाँ पे? यूट्यूब में ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन में लाइव भी क्लासेस चलती है हमारी, और क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। तो आप लोगों की एग्जाम, जैसे कि अभी एएनएम चल रहा है, उसके बाद में पीएनएसटी आएगा, तो एएनएम और पीएनएसटी की एग्जाम को अच्छे से देने के लिए या फिर अच्छे से बनाए रखने के लिए आप लोग क्या किए, इस पीवाईक्यू सीरीज से जुड़िए। हमारी सीरीज का नाम क्या है कि पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024 हमने टैगलाइन दे दिया रखा है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इस सीरीज से जुड़िए और इस पीवाईक्यू का लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, हम आज अनुवांशिक के टॉपिक कर रहे हैं। अनुवांशिक की तीसरी क्लास है, शायद तीसरी या चौथी क्लास है आज। तो आप लोग क्या करिए, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वहां के पीवाईक्यू लगाइए, फिर इस क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप लोग क्या लाइव जुड़े हैं या अभी देख रहे हो, तो आप लोग अभी ये वाली क्लास कर लीजिए। उसके बाद में क्या करें कि जो पिछली कक्षाएं हुई है तो उस कक्षाओं को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों की एग्जाम के लिए। तो आप लोग जैसे देख रहे हो मेरी स्क्रीन के पीछे क्या लगा हुआ है कि क्वेश्चन लगे हुए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोसोम के मध्य में डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने वाला हिस्टोन प्रोटीन है। अब आपको ये पूछ लिया है कहां से, हिस्टोन प्रोटीन से। मतलब क्या, हिस्टोन प्रोटीन कहां, डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल से पूछा गया है। तो आप लोगों से तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अनुवांशिकी जेनेटिक्स में आपने डीएनए आरएनए बहुत सारा पढ़ा होगा। हाँ, तो चलिए बच्चों जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, है ना। क्या आंसर आएगा, H4 या H1 या H3 या फिर H4A? क्या आंसर आएगा बताइए जरा। चलिए, इसका आंसर क्या पूछा गया है, पहले तो हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या न्यूक्लियोसोम क्या होगा कि न्यूक्लियोसोम, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या न्यूक्लियोसोम के मध्य में डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने वाला हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए से जुड़ने वाला हिस्टोन प्रोटीन क्या है, H1 है। क्योंकि आप लोग ने डीएनए की संरचना पढ़े होंगे, है ना, डीएनए की संरचना पढ़े होंगे, उसमें पूरा हिस्टोन प्रोटीन आया होगा और वहां न्यूक्लियोसोम भी मॉडल पढ़े होंगे। न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या था कि जो अष्टक लगे हुए थे वो किससे लगे हुए थे, हिस्टोन प्रोटीन से लगे हुए थे। तो चलिए, हिस्टोन प्रोटीन में क्या आ जाएगा आंसर आपका कि H1 क्या है बेटा,
ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब आप बोलोगे कि H1 कैसे हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो न्यूक्लियोसोम की संरचना और संघनन में क्या करता है, भाग लेता है और इनकी भूमिका बिल्कुल निभाएगा। किसकी भूमिका निभाएगा, प्रोटीन की भूमिका निभाता है और इसे क्या कहेंगे हम लोग, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। किसको, हम H1 को क्या कहेंगे, हम लिंकर, है ना, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी किसका नाम दे दिया गया है, H। अब ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखना है H1 ये सभी के सभी क्या है, प्रोटीन है, पर अलग अलग जगह में उपस्थित होने वाले प्रोटीन है। जैसा कि ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होगा जो न्यूक्लियोसोम की संरचना में पाया जाएगा। अब आप बोलोगे क्या मैम, आपने तो H1 के बारे में बता दिया कि ये भी प्रोटीन है, आप बोल रहे हो कि H4 भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, तो ये कैसे कैसे प्रोटीन है, ऐसा आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम जानते हैं किसके बारे में, H4 के बारे में। तो H4 कैसा प्रोटीन है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, अभी मैंने बताया था। और ये कैसा होगा प्रोटीन, डीएनए के संवेष्ट में शामिल होता है और न्यूक्लियोसोम के मुख्य घटक होता है। कौन सा, H4 प्रकार का प्रोटीन। ये कैसा होगा, H4 का प्रकार का प्रोटीन कैसा होता है कि न्यूक्लियोसोम का मुख्य घटक होता है और ये क्या प्रोटीन होता है और डीएनए के संमिश्र में लगे होते हैं। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बेटा आपने पढ़ा है। अगर मैं न्यूक्लियोसोम मॉडल को यहाँ समझाऊंगी ना तो लेक्चर क्या होगा कि और आगे बढ़ेगा, टाइम भी बहुत हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे होंगे, न्यूक्लियोसोम प्रोटीन होंगे, न्यूक्लियोसोम प्रोटीन, है ना। तो न्यूक्लियोसोम प्रोटीन होते हैं, H प्रकार के होते हैं, है ना। और H1 को क्या कहा जाता है, H1 को लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये किससे, न्यूक्लियोसोम डीएनए से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं, तो डीएनए से जुड़ा हुआ वाला क्या है हमारे पास में, H4। अब आप बोलोगे कि H3 क्या है मैम, H3 प्रोटीन, तो ये क्या होता है, ये नाभिक में उपस्थित होने वाला प्रोटीन है। नाभिक, आप लोग नाभिक को पहचानते होंगे, है ना। तो नाभिक में हो रहा है और गुणसूत्र को न्यूक्लियोसोम की संरचना में कैसा कर रहा है, बनाए रख रहा है। नाभिक मतलब कि जैसे कि मैंने एक बना दिया कोशिका, ये बना दिया हमने केंद्राकर, जो बीचों बीच में उपस्थित है बेटा उसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और ये नाभिक में कैसा है, हमारे पास में H3 प्रोटीन है और ये प्रोटीन क्या हो रहा है, ये गुणसूत्र से ऐड है, क्योंकि मैंने बताया है इसके पहले कि क्या होगा कि नाभिक में क्या क्या, इनकी केंद्रक में क्या आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ क्या क्या है, एक तो डीएनए है और गुणसूत्र है। तो ये क्या होगा, ये प्रोटीन कैसे होंगे, गुणसूत्र पे लगे होते हैं, कैसे होंगे, गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं, ऐसे बोलते। कौन सा प्रकार का, ये H3 प्रकार का। और कैसा प्रोटीन है ये, नाभिक में उपस्थित होने वाला प्रोटीन है ना, नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब आप बोलोगे कि क्या है, H4A प्रोटीन कैसे हो, ये सबसे धीमी गति का प्रोटीन होता है और ये धीरे धीरे ही विकसित होता है, धीमी गति का होगा और धीरे धीरे विकसित। ये कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल में जल्दी जल्दी काम करते हैं। और H4A ये क्या करेंगे, धीरे धीरे धीमी गति से काम करते हैं, है ना। तो धीमी गति से काम करने वाले प्रोटीन होते हैं, कौन सा, H4, जिसमें क्या होगा, और ये धीरे गति से ही क्या होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं भैया ये विकसित नहीं होगा, तो विकसित होगा लेकिन लेट होगा, क्योंकि गति इनकी कैसी है, धीरे धीरे है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या है, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के सामने क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, डिक्टियोसोम, फिर आएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या ननाब्धिस। बताइए आंसर इसका क्या है, कोशिकांग जिनमें बहुत बहुरूपता पाई जाती है ना, क्या बताइए, इसका आंसर होगा डिक्टियोसोम। आप लोग ने डिक्टियोसोम को पढ़ा होगा, है ना। अब देखो ये कोशिकांग है कि नहीं, लाइसोसोम भी एक प्रकार का कोशिकांग है हमारे पास में, और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है, कोशिकांग है। ये दोनों कैसे है, कोशिकांग है। और ये क्या है, डिक्टियोसोम भी कैसे होते हैं, कोशिकांग होते हैं। यहाँ कोशिकांग क्या होता है कि कोशिका के अंदर में उपस्थित होता है और ये क्या काम करेगा, सेल यानी कि कोशिका के निर्माण में भाग लेगा। जैसे कि मैं बना रही हूँ क्या, ये एक कोशिका, दो कोशिका, हम लंबे, चलो लंबी नहीं गोल बना देती है ना, ये एक कोशिका, दो कोशिका हम जैसे बनाते, क्योंकि ये क्या होती है,
कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है मनुष्य का शरीर, है ना। आप लोगों ने देखा, क्योंकि क्या है भैया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसमें क्या होगा, बहुत सारी कोशिका या विकसित कोशिका पाई जाएगी। तो विकसित कोशिका में क्या हो रहा है, ये डिक्टियोसोम किसका काम करेगा, ये कोशिका में सेल निर्माण में भाग लेगा, सेल का क्या करेगा, निर्माण करेगा, है ना, सेल का निर्माण करेगा। तो सेल निर्माण में क्या करेंगे कि ये भाग लेता है कौन, डिक्टियोसोम। तो इसका काम क्या होगा, डिक्टियोसोम। अब आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या, आप लोगों को पता है, इसको पावर हाउस बोला जाता है, किसका, ऊर्जा का। तो इसका क्या है, एनर्जी देने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो ये कोशिकांग आप लोग ने सबसे पहले अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा कि 11th 12th में पढ़े होंगे, फिर उसके बाद में कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, और अभी पीएनएसटी में भी पढ़ रहे होंगे कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगी, है ना, सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि इसको पावर हाउस कहा जाता है, एनर्जी है, एनर्जी देता है। फिर होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण करता है, यानी कि खाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन था कि ननाब्धिस इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं बेटा, ये आंसर क्या होगा हमारे पास में, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम में बहुत सारी बहुरूपता पाई जाती है। जब भी आप आंसर करें, चाहे क्या ये टेस्ट लगाते समय करें या फिर एग्जाम में करें, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 1 से 2 बार पढ़ना, है ना, उसके बाद ही आपको आंसर करना। ऐसा नहीं कि हमने ऑप्शन देख लिया पूरा सरल सरल और झटके से आंसर आ गया कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा, क्या पता कि ऊपर नहीं है पूछा है या है ऐसा पूछा है, हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए और क्या कर दिए, झटके से अपने आंसर लगा दिए, क्योंकि वो आंसर हमको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन इजी आंसर अक्सर गलत होते हैं, है ना, खुद से गलत होते हैं। इसलिए ध्यान से, चाहे इजी हो या फिर टफ हो, तो जैसे भी क्वेश्चन अपने पास में आते हैं उनको सरलता पूर्वक और सहजता से क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता और पिता क्रमशः ए रक्त समूह है, माँ और पिता दोनों की जीनोटाइप क्या होगी। बेटा यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में पूछा गया है ना, तो आपको क्या पकड़ना है, जीनोटाइप में क्वेश्चन मार्क करना है, जीनोटाइप। ये जीनोटाइप में करेंगे क्या अपन, क्वेश्चन मार्क, कि किसका जीनोटाइप पूछा है, मम्मी का और पापा का, है ना, माता और पिता का जीनोटाइप पूछा है। तो देखिए क्या होगा जीनोटाइप, रक्त समूह के लिए माँ होमोजाइगस और पिता बी के लिए क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, या फिर क्या होगा, रक्त समूह के लिए माँ हेटेरोजाइगस और पिता बी के लिए होमोजाइगस होंगे, या फिर क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, या फिर क्या लिखा है, माता और पिता दोनों क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए होमोजाइगस होंगे। बताइए जरा, इसका आंसर कीजिए। आपने बेटा पढ़ा होगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, है ना। होमोजाइगस को क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी, और सॉरी विषम नहीं होगा, ये हेटेरोजाइगस को विषम युग्मजी कहेंगे, है ना। होमोजाइगस मतलब कि गुणसूत्र समान एक, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर होगा क्या, ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता, बी रक्त समूह के लिए कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों कैसे होने चाहिए, ये हेटेरोजाइगस होने चाहिए। हेटेरोजाइगस क्या अवस्था होती है, देखिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। देखो मैं क्या पढ़ रही बता रही हूँ आपको, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मम्मी आंसर चलो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था, आंसर क्या था, मम्मी और पापा कैसे होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए। तो हेटेरोजाइगस कैसे होते हैं, ऐसी अवस्था होती है जिनमें किसी भी कारक के दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं, दोनों एलील्स अलग अलग होंगे, मतलब कि जैसे कि फिर से मैं ये लेना चाहूंगी क्या, गुणसूत्र, चलो गुणसूत्र नहीं हम पढ़ लेते हैं, किसके क्या, लंबा पौधा और बौना पौधा, है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, लंबा पौधा बौना पौधा का। देखो यहाँ पे क्या है, अभी सेम सेम दिख रहा है, एक टॉल पौधा दिख रहा है आप लोग को और एक स्मॉल दिख रहा है, इसमें भी टॉल स्मॉल दिख रहा है, तो ये कैसे होंगे, ये विषम सॉरी कैसे, होमोजाइगस सम युग्मजी होंगे, लेकिन आंसर हमारा क्या था, हेटेरोजाइगस का था, है ना। तो हेटेरोजाइगस का था, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग, यहाँ टॉल टॉल लेंगे, यहाँ पे टॉल
और क्या ले लेंगे कि स्मॉल ले लेंगे पौधा। दोनों टॉल और स्मॉल का क्या होगा, संकरण होगा या संयोजन होगा। तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्रभावी गुण वाले लक्षण अपने को देखेंगे। तो बताइए, ये हो गया हमारे पास में मेल मतलब कि पापा जी, और ये हो गया फीमेल यानी कि मम्मी जी, है ना, फीमेल। तो मम्मी और पापा कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस है। तब जाकर के हमारे पास में क्या होगा कि आंसर निकल आएगा F1 पीढ़ी का। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है किससे आ रहा है, हेटेरोजाइगस से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेटेरोजाइगस क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी कारक के दोनों एलील्स कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। किसी कारक के, जैसे कि हम इसको क्या मानेंगे, एलील्स मैंने बहुत पढ़ाया है ना, अब नहीं बताऊंगी। ये क्या होता है, यहाँ पे कारक होता है। कारक क्या होगा, कारक यहाँ भिन्न भिन्न होगा। कैसे होंगे, यहाँ भी देखो आपको अलग दिख रहा है, यहाँ भी कैसा अलग दिख रहा है। या आप इसको नहीं मानते हो तो अपन क्या मान लेंगे, इसको स्मॉल टी मान लेते हैं। दोनों कैसे हैं हमारे पास में, स्मॉल टी है कि नहीं। तो अब देख लीजिए, ये स्मॉल टी तो दोनों हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये भी और ये भी, दोनों कारक अलग अलग होते हैं, इसी को हेटेरोजाइगस कहा जाता है। और होमोजाइगस कैसी होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें कैसे होंगे, कारक सेम सेम होते हैं, उसको होमोजाइगस। और इसमें कारक या एलील्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, उसी को कहा जाता है क्या, होमोजाइगस। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या था कि क्रमशः ए और बी रक्त समूह में माता और पिता कैसे होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए, न कि होमोजाइगस, है ना। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या सजातीय गुणसूत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है। सजातीय गुणसूत्र मतलब कि सेम सेम दिखने वाले गुणसूत्र, जिनके समान अनुक्रम के साथ गुणसूत्रों की एक जोड़ी या एकल गुम्फित क्रोमेटिड्स की एक जोड़ी एक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ी होती है, या फिर समान एलिल्स के साथ में गुणसूत्र की एक जोड़ी या एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। बताइए बेटा, आंसर बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और इस PYQ सीरीज के साथ आप लोग जुड़ जाइए और साथों साथ इसको शेयर कर दीजिए, है ना। आंसर दीजिए, हम देखो लगातार मैं देख रही हूँ आप लोगों का कमेंट। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजातीय गुणसूत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, सजातीय गुणसूत्र की परिभाषा होगी क्या, जीन के समान अनुक्रम के साथ में गुणसूत्र की एक जोड़ी, जीन के साथ में मतलब कि जैसे कि हमने बोले ये मैंने क्या बना लिया, गुणसूत्र कहाँ बनाया, केंद्रक के अंदर। ये इतना बड़ा केंद्रक बनाया और ये ऊपर से क्या बना दी, सेल बना दी, और यहाँ क्या भर दी, कोशिका द्रव्य, है ना, ऐसा ऐसा डाल दो। चलो कोशिका द्रव्य हमने क्या कर दिया, डाल दिया ये, और ये क्या बना दिया, केंद्रक। केंद्रक के अंदर बेटा क्या बना दिया हमने, क्या बनाया, ये गुणसूत्र बना दिया। गुणसूत्र में कैसे, गुणसूत्र का अनुक्रम जिनमें क्या होंगे, जीन लगे होते हैं। जैसे आंसर देखो, परिभाषा में क्या था, जीन के समान अनुक्रम के साथ में गुणसूत्र की एक जोड़ी। जीन के साथ अनुक्रम मतलब कि यहाँ पे क्या है बेटा बच्चे, यहाँ पे है जीन, किसके ऊपर है, गुणसूत्र के ऊपर है। कहाँ है, केंद्रक में है। बार बार बता रही हूँ कि गुणसूत्र कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो जीन के साथ में ये देखो, ये दोनों का आपसी संबंध है कि नहीं, इसका और इसका, ये दोनों गुणसूत्र का और जीन का कैसा है, आपसी संबंध है। कैसे होंगे, ये एक जोड़ी होंगे। एक जोड़ी किसके साथ होंगे, गुणसूत्र के साथ में मिल करके, तो क्या होंगे, संजात गुणसूत्र। इसी को कहा जाता है जो जीन के साथ में या गुणसूत्र के साथ में जीन कनेक्ट हो, और कैसे हो, कनेक्टेड कैसे होंगे, ये जोड़ी में होंगे, पेयर में होंगे। तो ये क्या था, या इसका आंसर, इसकी परिभाषा यही थी, जिनके समान में अनुक्रम के साथ में गुणसूत्रों की एक जोड़ी। अनुक्रम देख लीजिए, अनुक्रम लगा है, अनुक्रम का मतलब होता है लगातार, है ना, यह एक के बाद एक, तो ये अनुक्रम में ही लगे होते हैं। क्या होगा, ये क्या चीज है, ये केंद्रक है ना, केंद्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण के एक जीनिक मोड के लिए खाली स्थान सही है। बताइए, यहाँ यूकैरियोटिक्स में देखा जाता है या जीन लोकस लिंग निर्धारण करता है, या इस मामले में XX हमेशा महिला देगा, या फिर क्या होगा, यह नर और मादा संतति पैदा करने के लिए पार्थिनोजेनेसिस का उपयोग करता है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को पता होगा पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है ना, नहीं होगा तो हम बता रहे हैं। चलो आंसर कीजिए जरा इसका जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा क्या,
जीन लोकस लिंग निर्धारण करता है, क्योंकि पूछा क्या है, लिंग निर्धारण है ना, लिंग निर्धारण जेनिक मोड। ये लिंग निर्धारण कैसा होगा, देखो लिंग निर्धारण का मतलब वही वाला, कैसा वाला कि एक्स एक्स और एक्स वाई है ना, ये कैसा होगा हमारे पास में मेल होगा और ये कैसा होगा हमारे पास में फीमेल होगा, ये फीमेल और कैसे होंगे, ये फीमेल और ये होगा हमारे पास में मेल। किसका निर्धारण कर लिया बेटा, लिंग का, सेक्स का निर्धारण कर लिया। तो जब सेक्स का निर्धारण करता है तो जीन कैसे होंगे, लोकस लिंग निर्धारण करता है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। यहाँ पे बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है बेटा, उसी को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। बिना निषेचन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, उसी को क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। जो अलैंगिक जनन करता है ना, अलैंगिक जनन करेगा उसी को अनिषेक जनन। अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है ना। तो आपको पार्थेनोजेनेसिस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे क्या मैम एक यूकैरियोटिक क्या चीज होती है, यूकैरियोटिक बेटा एक कोशिका होती है ना, तो जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कैसा यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी कि ये कैसी कोशिका है, विकसित कोशिका है, पूर्ण रूप से विकसित है। इसमें क्या केंद्रक भी उपस्थित है, इसमें पूरे के पूरे कोशिकांग उपस्थित है, और कैसे होंगे कि इसमें राइबोसोम भी कैसा 80S प्रकार का पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे होंगे राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। तो आपने यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा भी होगा और पहले से पता भी रहा होगा, नहीं होगा तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या होता है जब असंगत रक्त समूहों का आधान किया जाता है। असंगत मतलब कि मैच नहीं हो रहा है आप लोगों का ब्लड ग्रुप, और आपने कैसा कर दिया, डोनेट कर दिया। जैसे कि किसी का A+ ब्लड ग्रुप है, आपने B+ ला करके उसमें लगा दिया, तो वो क्या होगा, या डोनेट कर दिया A+ वालों को, B+ वाले ने, प्लस का मतलब पॉजिटिव है ना, तो A पॉजिटिव वाले को हमने क्या दे दिया, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया, तो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। असंगत मतलब कि अलग अलग रक्त समूह में अपन क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप को देख लेंगे। चलिए आंसर दीजिए, क्या WBC का निर्माण होगा, या बेसोफिल्स का निर्माण होगा, या RBC का विनाश होगा, केवल यूट्रोफिल नष्ट हो जाते हैं, बताइए आंसर क्या होगा, है ना। आंसर कीजिए बेटा जल्दी जल्दी। देखो क्या होगा, ये इसका आंसर होता है RBC का विनाश हो जाता है, क्योंकि RBC क्या होती है, RBC का काम क्या है भैया, वो हमारे ब्लड में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, क्या होगा, प्रोटीन से मिल करके बना होता है, इसलिए तो अपन क्या करते हैं, RH कहा जाता है कि ना, RH फैक्टर। अभी हमने कल वाली की क्लास में पढ़ा था शायद इसको, RH फैक्टर को, तो उधर नहीं जाएंगे। जब हम क्या कहते हैं, असंगत ब्लड ग्रुप यानी कि मैच नहीं हो रहा ब्लड ग्रुप, उसको क्या कर देते, डोनेट कर देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें RBC का विनाश हो जाएगा, RBC नष्ट हो जाएगी या RBC टूट जाएगी। क्या होगा आंसर इसका कि RBC का विनाश हो जाता है। आप देखिए, आप बोलोगे कि मैम बताइए कि WBC क्या है। बेटा WBC को आप लोग पहचानते हो, RBC के साथ साथ दोनों को भाई बहन माना जाता है, WBC और RBC को, है ना। तो WBC क्या करता है, जीवाणुओं को बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को से लड़ने का काम करता है। कौन करेगा, WBC काम करेगा, मतलब कि क्या है, एक प्रकार का प्रतिजन भी है ना। और क्या होगा हमारे पास में बेसोफिल्स भी एक प्रकार का WBC है ना। WBC होता है, ये श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार होता है, जो क्या करेगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और ये संक्रमण से बचाता है। किसको संक्रमण से बचाएगा, पूरी समस्त कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है, और इसको क्या कहा जाता है, एक कैंसर कोशिका से कैसे होगी, ये बढ़ती है, क्या बेसोफिल से बढ़ती है, तो ये क्या है, एक प्रकार का WBC ही है ना। क्या होता है ये WBC ही होता है। अब ये क्या होगा, यूट्रोफिल क्या होता है, देखिए यूट्रोफिल आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, नहीं है तो सुनिए, ये भी एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिका होता है। सफेद का मतलब होता है श्वेत रक्त श्वेत। अब इसमें शरीर में क्या होगा, ये उपस्थित होता है, और ये कोशिका का कम से कम 50 से 80% हिस्सा को बनाता है। किसको करेगा, कोशिका का क्या करेगा, 50 से लेकर के 80% क्या करेगा, कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो कोशिका का निर्माण करने में भाग लेता है। एक प्रकार का क्या होता है, श्वेत कोशिका होती है ना, श्वेत या सफेद कोशिका होती है, श्वेत रक्त कोशिका
है ना। तो क्या होगा हमारे पास में, यूट्रोफिल से होगा, बेसोफिल से भी होता है क्या, श्वेत रक्त कोशिका के अंतर्गत ही आता है, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत ये पूरी कोशिकाएं आती है। तो जब हम क्या होता है असंगत ब्लड ग्रुप को डोनेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, आरबीसी हमारी नष्ट हो जाएगी। बेटा आप लोगों को पता होगा आरबीसी के बारे में, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन का होता है ना। आरबीसी का जीवन काल क्या होगा, 120 दिन का होगा। आरबीसी कैसी दिखाई देती है, आरबीसी से गोल आकार की दिखाई देती है। जहां आरबीसी का आकार चेंज हुआ यानी कि हंसिया आकार की हुई या फिर अदर रूप ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, उस वो व्यक्ति कैसे होंगे, रोग ग्रसित होंगे। जिसके आरबीसी का आकार हंसियाकार होता है वो कैसे होंगे, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे। तो चलिए बेटा इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक प्रयोगशाला तकनीक जो किसी व्यक्ति के गुणसूत्रों की एक छवि बनाती है। बताइए पॉलीजेनिक या क्रोमेटिन या क्या होगा, कैरियोटाइप्स या राइबोसोम, क्या बनाएगी बताइए, क्या बनाएगी, क्या प्रयोगशाला तकनीक गुणसूत्रों की एक छवि, छवि का मतलब होता है क्या, कॉपी, है ना। बताइए आंसर कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आप लगातार अगर कमेंट कर रहे हो, आंसर कर रहे हो तो, है ना, हमें बहुत अच्छा, हमें खुशी मिलती है जब हम ऐसे आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी कम से कम क्या कीजिए, एक कमेंट तो बनता है आप लोगों का। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैरियोटाइप, है ना। आप लोगों ने कैरियोटाइप पढ़ा होगा। यहाँ पे छवि कौन बनाएगा, केवल कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है कि गुणसूत्रों की जांच करने के लिए एक प्रकार का टेस्ट या परीक्षण होता है। जैसे क्या, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होगा, ये कैरियोटाइप होता है क्या, गुणसूत्र की परीक्षण विधि, गुणसूत्र की परीक्षण विधि। ये क्या करेगा, जब इस परीक्षण अपन क्या करेंगे, इस परीक्षण को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अपने समान, ये एक गुणसूत्र है तो ये अपने समान ही एक प्रति तैयार कर लेता है, प्रति या छवि तैयार कर लेगा, अपने समान ही गुणसूत्र को तैयार कर लेगा। उसी को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप्स कहा जाता है। और किसके माध्यम से हमने देखा, ये कैरियोटाइप के माध्यम से हमने देख लिया। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, कैरियोटाइप आएगा। अब आप लोग तो राइबोसोम को जानते हो, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसी प्रकार पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक को भी पहचानते ही होंगे शायद, है ना। अगर नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। पॉलीजेनिक क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक जीनों को प्रभावित करता है और ये किसी क्या होगा, किसी एक जीन जो विशेषता रखता है उसके साथ में जाकर के जुड़ जाता है, क्या होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक कहेंगे। उसके बाद में आता है क्रोमोटीन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आप लोग ने पढ़ा होगा क्या, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जो एक धागेनुमा संरचना का निकला हुआ भाग होता है, क्या क्रोमेटिन होता है। फिर उसके बाद में राइबोसोम भी बता दिया, कैरियोटाइप से भी आप जान ही गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोटाइप हो जाएगा, है ना। तो चलिए बेटा पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित टीकों को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि क्या, रोग जनकों के रूप में ताप नाशित किया जाता है, या फिर क्या होगा, उनके पास रोग जनकों के सभी जीन हैं, या क्षीण टीका है, या फिर उनके पास केवल रोग जनक के कोट प्रतिजन्य होता है। बताइए आंसर कीजिए। थोड़ा लंबा सा इसमें क्या है, ऑप्शन है, तो लंबे से ऑप्शन भी है तो बिल्कुल आपको पढ़ना है और लगातार पढ़ना। ऐसा नहीं कि भैया हमने क्या कर ऊपर के दो क्वेश्चन पढ़ लिए और अपन ने क्या कर दिया, आंसर कर दिए। बेटा गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा यहाँ पे, है ना। और आपकी मेहनत कैसे चल जाएगी, पानी में चल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं करना है, अपनी मेहनत को सुगमता पूर्वक बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन के, और अच्छे से समझ करके आंसर देना होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग भी जानते हो अच्छे से, है ना। तो चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा इसमें क्या, उनके पास केवल रोग जनक के कोट से प्रतिजन्य होता है ना। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब रोग जनक प्रतिजन्य, रोग जनकों को आप लोग ने बहुत सारा पढ़ा होगा, पैथोजेंस को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से दिया हुआ है। तो आप लोग बता दोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है कि किसी भी जीव में, जीव कैसे होंगे बेटा, सजीव होगा ना, तो किसी भी जीव में
कैसा होगा, हस्तक्षेप करने के लिए उसे परिवर्तित तरीकों से प्रणाली होती है ना, परिवर्तित कर देता है। ये कैसे प्रणाली है, जीव को क्या करेगी, परिवर्तित करेगी। परिवर्तित करने की क्या होती है, एक प्रणाली होती है। तो ये क्या कहलाता है, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसमें क्या होगा, उनके पास में केवल रोगजनक के कोट के प्रतिजन होता है। जब कोट को मतलब एक प्रकार का आवरण का जब प्रतिजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या करेगा, उत्पादित करेगा। और कैसे करेगा, ये टीकों को सुरक्षित रखेगा। बेटा टीका होता है ना, टीका आप लोगों ने सुना भी होगा, हाँ, टीका को सुरक्षित रखने का काम करता है ये प्रतिजन। तो बेटा चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। आगे क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में मन बुद्धि होने का कारण क्या है, बताइए जरा। एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता, या वाई गुणसूत्र में अति वृद्धि, या वाई गुणसूत्र में थोड़ी वृद्धि, या एक एक्स गुणसूत्र की कमी। बताइए आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मंद बुद्धि पूछा है, मंद बुद्धि में क्या हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे सिंड्रोम पढ़े होंगे जिसमें क्या होंगे कि व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, चाहे फीमेल को सिंड्रोम से ग्रसित हो या मेल ग्रसित हो, तो मंद बुद्धि होता है। तो यहाँ पे गुणसूत्र से पूछा है ना, गुणसूत्र भी एक प्रकार का क्या होता है बेटा, सिंड्रोम से ही रिलेटेड है। तो बताइए मंद बुद्धि व्यक्ति कब होगा, जब एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। कैसे अधिकता, जैसे कि हमारे पास में ये एक्स है और कैसा होगा, हमारे पास में एक्स है, ये क्या होगा, फीमेल है, ये सामान्य फीमेल है ना। जब ये सामान्य फीमेल होती है, अब इसमें क्या होगा, एक अधिक हो जाएगा एक्स, तो ये कैसे होंगे, मंदबुद्धि व्यक्ति महिला होगी, इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। या फिर हमारे पास मेल में देख लो, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास में वाई। अगर एक्स की संख्या जब बढ़ जाती है, गुणसूत्रों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ भी व्यक्ति मंदबुद्धि होगा, है ना। अब आप बोलोगे मैम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी तो एक एक्स बढ़ रहा था मेल में, है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बेटा वो चीज अलग है ना। वहां पे क्या हो रहा था, जहां 46 गुणसूत्र होना चाहिए तो 47 हो चुका था। तो वहां पे क्या होता, सामान्य बुद्धि थी, लेकिन क्या था, कुछ लक्षण अलग थे, सामान्य व्यक्ति से लक्षण कैसे होते, अलग थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। अच्छा हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया बेटा, है ना, ये भी क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा ये भी क्वेश्चन कर लिया है, शायद रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों का क्वेश्चन शायद यहीं पे समाप्त होता है ना, यहाँ पे। तो बेटा देखिए आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी, जिसका पेपर अभी है एएनएम का, उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, है ना, कि आप अच्छे से पेपर दें और सहजता से सरलता से आंसर कीजिए क्वेश्चन का, घबराइए नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन को देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, किसी को अच्छे से माउस पकड़ना नहीं आता, इस वजह से भी घबरा जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती ना किसी की, क्योंकि जस्ट अपन क्या करते हैं 12th से निकलते हैं। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर जिसका एएनएम का एग्जाम हो चुका है तो आप पीएनएसटी में लग जाइए, क्योंकि पीएनएसटी भी 9 तारीख से स्टार्ट है। अब सबका एडमिट कार्ड आ चुका है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, अब कोई भी नया टॉपिक नहीं पड़ेगा, जो पढ़ लियो उसी को रिपीट कीजिए, और रिपीट के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाइए। तो बेटा इसी के साथ अब मैं जय हिंद, है ना। बंद हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बंद करो।